Hello students, welcome back. So students, today's video is going to be part 16 of our current affairs series, and in this video we are going to cover following topics. So let's begin. See, the first news is titled as Indian Entrepreneur Among Winners of UNEP's 2025 Young Champions of the Earth Prize. ओके, इंडिया के एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनाली मोदी। उन्हें 2025 का जो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज है ना, उससे नवाजा गया है। एंड दिस प्राइज इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आइए लेट्स नो अबाउट यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज। ये जो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज है ना, इसके बारे में आप फैक्ट याद रखेंगे दैट दिस प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2017 एंड 2025 में इस प्राइज को रीलॉन्च किया गया है। relaunched in the year 2025 and it was launched in the year 2017. And which agency of the United Nations bestows this prize? UNEP, United Nations Environment Program. ये याद रखना है आपको। Next fact that is to be kept into mind is it's an annual prize. It is distributed every year. Annually दिया जाता है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए that Young Champions of the Earth Prize is awarded in every 5 years or awarded in every 2 years, तो वो गलत होगा। It is an annual prize and it recognizes individuals under 30 for pioneering solutions to the planet's most pressing environmental challenges. जो हमारा अर्थ प्लेनेट है ना, उसको जो आज की तारीख में एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ना, तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए अगर कोई सॉल्यूशंस देता है कि कैसे उनसे निपटा जा सकता है, ऐसे इंडिविजुअल्स को ये प्राइज दिया जाता है एवरी ईयर। एंड अनदर कंडीशन ऑफ द प्राइज इज कि उस इंडिविजुअल की जो एज है ना, वो अंडर 30 होनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों फैक्ट याद रखने होंगे आपको। एनुअल प्राइज, इंडिविजुअल्स अंडर एज 30 आर awarded. Okay, now next fact is that each winner receives $20,000 in seed funding, mentoring and access to a global platform to scale their ideas. और जो विनर होता है ना, उसको $20,000 मिलते हैं इनाम में। ओके, अगर आप स्टेटमेंट में आ जाए दैट यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज डज नॉट कैरी एनी मॉनिटरी रिवॉर्ड, तो वो गलत होगा। यूपीएससी अगर लिख देगी कि इसमें ये प्राइज जब दिया जाता है तो कोई मॉनिटरी अवार्ड या मॉनिटरी अमाउंट नहीं दी जाती, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि $20,000 अवार्ड किए जाते हैं विनर्स को। नाउ इंडिया से जो जिनाली मोदी है ना, उन्होंने जीता है ये अवार्ड 2025 में। जिनाली मोदी इज अ फाउंडर ऑफ बेनोफी लेदर विच प्रोड्यूसेस लेदर ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम बनाना क्रॉप वेस्ट। इनकी कंपनी है बेनोफी लेदर। ये क्या करती हैं अपनी कंपनी में कि जो लेदर से जो प्रोडक्ट बनते थे ना, वो सेम प्रोडक्ट ये बनाना क्रॉप वेस्ट से बना रही हैं। बनाना जो केले का पेड़ होता है या रेजिड्यू होता है ना, बनाना क्रॉप वेस्ट, उससे ये वो सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो अब तक लेदर से बन रहे थे। तो इट इज़ अ वेरी इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। उसी के लिए ये जो इनका एक्शन है, इसी को मतलब रिकॉग्नाइज किया है यूएनईपी ने और ये अवार्ड दिया है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अगर कोई स्टेटमेंट आता है आपकी प्रैक्टिस के लिए तो मैंने एमसीक्यू बना दिया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यूनेप्स यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज डज नॉट कैरी एनी मॉनिटरी रिवॉर्ड। बताइए, क्या इसमें कोई मॉनिटरी रिवॉर्ड नहीं होता? एज वी सो दैट इट कैरीज $20,000, तो ये गलत हो गया, इसमें तो मॉनिटरी अमाउंट है। दिस प्राइज इज अवॉर्डेड एवरी 2 years। बताइए, नो, इट इज अवॉर्डेड एनुअली एवरी ईयर। ये देखिए मैंने आपको बताया ना, तो ये आपका एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। सो फॉर दिस एमसीक्यू द आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट मैंने गलत बनाए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा के, एंड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी एंड लिंक ऑफ द ग्रुप इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज लद्दाख प्रोटेस्ट डिमांड फॉर स्टेटहुड 6th शेड्यूल इंक्लूजन। लद्दाख के अंदर वी ऑल नो कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं किस चीज़ को लेके कि लद्दाख ना 6th शेड्यूल की डिमांड मांग कर रहा है कि हमें ना 6th शेड्यूल
में शामिल कर लिया जाए। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज सिक्स शेड्यूल, इसके क्या प्रिविलेजेस हैं ये सब जानते हैं। सी, जो ये सिक्स शेड्यूल है ना, इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अब यूपीएससी ने, अगर आप पिछले कुछ ईयर्स के पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो आर्टिकल्स को लेके भी सवाल पूछे हैं उन्होंने, स्टेटमेंट बेस्ड, है ना। एक कपल ऑफ ईयर्स अगो उन्होंने मनी बिल के आर्टिकल 110, 109 इन सब से सवाल पूछ लिया था। तो याद रखेंगे कि जो सिक्स्थ शेड्यूल है, इट इज अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। सिक्स शेड्यूल आपको ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स प्रोवाइड करता है। इनके पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम होती है कि अपने फैसले कुछ लें, खुद लें ये, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो लद्दाख के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होनी चाहिए उनके पास ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिक्स शेड्यूल। अब ये जो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है ना, इनको फॉर्मली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बोला जाता है सिक्स शेड्यूल के अंडर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। और ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, एज वेल एज दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन अ स्टेट। जैसे जो भी सिक्स शेड्यूल के अंडर स्टेट आते हैं ना, उनके अंदर जो एडीसीज हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उनके पास कानून बनाने की, फैसले लेने की, प्रशासनिक फैसले लेने की सारी पावर होती है। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये जो सिक्स शेड्यूल है अभी कौन कौन से स्टेट्स पे अप्लाई होता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। गिवन द शेड्यूल इज इन न्यूज़, सिक्स शेड्यूल अभी केवल 4 स्टेट्स हैं इंडिया के जिन पे अप्लाई होता है, एंड दीज स्टेट्स आर इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज आसाम, देन मेघालय, देन मिजोरम एंड देन त्रिपुरा। ओके, तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि कौन सा स्टेट सिक्स शेड्यूल में नहीं आता और आपको मणिपुर लिख दिया जाए, तो यू विल सी कि मणिपुर है ही नहीं इसमें। आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि ये सिक्स शेड्यूल के स्टेटस डिमांड तो कर रहे हैं लद्दाखीज। कौन ग्रांट करता है सिक्स शेड्यूल स्टेटस? सिक्स शेड्यूल स्टेटस ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। संसद ही कानून बनाएगी ना भाई कि भाई इसको सिक्स शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए, थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड अ न्यू एरिया और स्टेट अंडर द सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्लस सिक्स शेड्यूल। संसद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा और इंक्लूड करेगा कि नया एरिया जो है ना, उसको लेके आओ आप, जिससे सिक्स शेड्यूल में रख दिया जाए। एक नए, मतलब पार्लियामेंट अमेंड कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन को कि एक नए एरिया को इंक्लूड करना है सिक्स शेड्यूल में, या एक नया स्टेट बनाना है। तो ये याद रखेंगे आप, किसके पास पावर है? पार्लियामेंट हैज द पावर टू पुट एनी एरिया और एनी स्टेट अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। नेक्स्ट इज, प्रेसिडेंट का क्या रोल है? प्रेसिडेंट का जो रोल है ना, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नोटिफाई एरियाज, डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द ऑलरेडी सिक्स शेड्यूल स्टेट्स वेयर ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर क्रिएटेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर देगा ऐसे एरियाज और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो सिक्स शेड्यूल स्टेट्स के अंडर है ना, कि जहाँ पे एडीसीज बनाई जाएं। जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्स शेड्यूल स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इन स्टेट्स के अंदर भी जो सिक्स शेड्यूल स्टेट्स है ना, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में भी और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएं। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि गवर्नर हैज़ द पावर टू नोटिफाई, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, नो, गवर्नर के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू IUCN स्टेटस ऑफ राइनोसोर्स। ये जो इमेज है मेरे को डाउन टू अर्थ पे मिली थी, एंड आज से 3-4 वीडियो पहले भी मैंने ये न्यूज़ कवर कर दी थी, बट रिवीजन हो जाएगा, मैं फिर लगा रहा हूँ। ये आज दोबारा आ गई थी न्यूज़ में। देखिए, राइनोसोर्स ना, इनकी 5 स्पीसीज हैं: वाइट राइनो, ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो। अब इंपॉर्टेंट है इनका IUCN स्टेटस याद रखना। वाइट राइनो इंजॉयज नियर थ्रेटन्ड स्टेटस। इट इज नॉट प्रॉपर टू से इंजॉयज, इट इज एनलिस्टेड नियर थ्रेटन्ड। IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड है इसका स्टेटस। ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो है वल्नरेबल। इसका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, आपको याद होना चाहिए। ब्लैक राइनो
critically endangered. Javan rhino critically endangered and Sumatran rhino critically endangered. तो 5 में से जो 3 है ना, ब्लैक, जावा और सुमात्रा, ऐसे याद रख लीजिए आप, BJS, तो ये तो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब बच गए आपके वाइट और ग्रेट, वो हैं, वाइट वन इज नियर थ्रेटन्ड और जो ग्रेटर वन ओल्ड राइनो है वो वल्नरेबल है। ओके, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 के प्रीलिम्स में तो यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है राइनोसोर्स के ऊपर क्वेश्चन, तो आप इनका IUCN स्टेटस याद रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज सिंथोस्राइन। सी, ये एक न्यूज थी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। जापान्स मोस्ट सेक्रेड सिंथोस्राइन रीबिल्ट एवरी 20 ईयर्स फॉर मोर देन ए मिलेनियम। जापान के अंदर ना एक बुद्धिस्ट श्राइन्स हैं कोल्ड एज सिंथोस्राइन, उनको हर 20 साल में तोड़ के दोबारा बना दिया जाता है, और ये न्यूज़ में है क्योंकि इस साल इनको दोबारा बनाया जा रहा है। एंड वी ऑल नो दैट बुद्धिज्म जो है ना, ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो पता नहीं क्वेश्चन आ जाए तो याद करते हैं। देखिए, श्राइन इसीजिंगू, जापान्स मोस्ट सेक्रेड सिंटो श्राइन, ये एक श्राइन है, इसीजिंगू सिंटो श्राइन है, जापान का बड़ा पवित्र माना जाता है इसको। तो ये जो श्राइन है इसको इस साल बनाया जा रहा है दोबारा, और ये जो प्रैक्टिस है ना, इस श्राइन को हर 20 साल में तोड़ दिया जाता है, दोबारा बनाया जाता है, ये तकरीबन 1300 ईयर्स से चली आ रही है। ओके, बट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको, ये नाम सिंटो श्राइन इसेजिंगू। अब ये जो श्राइन है इट इज डेडिकेटेड टू सन गोडेस अमातिरेसु। अब हमारे यहाँ तो सूर्य देव बोलते हैं, वहाँ पे जापान के कल्चर में सन गोडेस बोला जाता है, सूर्य देवी। उनकी सूर्य देवी है अमातिरेसु, उनको डेडिकेटेड है ये श्राइन, सिंतो श्राइन इसेजिंगू। अब 1300 सालों से मैंने आपको बता दिया, ये हर 20 साल में तोड़ के इनको दोबारा बनाया जाता है। ओल्ड स्ट्रक्चर्स आर डिमोलिश्ड एंड रीबिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। टिम्बर फ्रॉम जापानीज सिप्रस ट्री इज रिचुअली हार्वेस्टेड। सिप्रस ट्री की लकड़ी ही यूज होती है इसमें, एंड टॉप कारपेंटर्स, आर्टिशंस, वुड कटर्स को इनवाइट किया जाता है कि बनाइए। तो ये छोटा सा फैक्ट था, आपको याद रखना था। यूपीएससी आपको स्टेटमेंट में दे दे कि ये कौन से श्राइन्स हैं बुद्धिज्म, क्योंकि इसका फेवरेट टॉपिक है जिनको हर साल बनाया जाता है। तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए MCQ बनाया है दैट ट्रेडिशनली दिस श्राइन इज रीबिल्ट इन एवरी 20 ईयर्स एंड इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सन। आइडेंटिफाई द श्राइन, कौन से श्राइन की बात हो रही है? स्वेड गांव पगोड़ा, सिंटो श्राइन, बोधनाथ स्तूपा, बोरोबुदूर। तो करेक्ट आंसर इज सिंतो श्राइन एज वी रेड हियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज टाइटल्ड एज मेघालयन एज केव्स मेक इट टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये देखिए, मैंने मेरे पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट क्या है, तो आप वहाँ जाके समझिएगा कि टेंटेटिव लिस्ट एक वो लिस्ट होती है जो फाइनल एंट्री जब होती है ना यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस में किसी साइट की, उससे पहले उसका नाम टेंटेटिव लिस्ट में होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, ये सारी बातें मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। बट इंडिया ना इस साल काफ़ी साइट्स नॉमिनेट कर रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी आपसे पूछ ले कि विच अमंग्स द फॉलोइंग साइट्स हैव बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया इनटू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। तो ये याद रखेंगे आप। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में सारनाथ को नॉमिनेट किया है, एक आंध्र प्रदेश के माटी डिबल्लू हैं उनको नॉमिनेट किया गया है। ओके, अब मेघालय एज केव्स को भी किया है। तो मेघालयन केव्स जो है ना, इनको यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल किया है। तो कौन कौन सी केव्स हैं मेघालय की? ग्रुप ऑफ केव्स हैं। मव मुलुहु केव, these caves are global reference point for Meghalayan age in Holocene epoch। केव्स का नाम आप याद रखेंगे, मव मुलू केव। अब ये केव्स ना रेफरेंस पॉइंट है किसका? होलोसीन इपोक का। इपोक का मतलब क्या होता है? युग। आप पढ़ते हैं ना सतयुग, कलयुग, त्रेता युग। ऐसे ही इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड बेसिस पे टाइमलाइन को डिवाइड किया है ना एपोक्स में, तो होलोसीन एपोक है एक, उसके अंदर एक मेघालयन एज है। उस मेघालयन एज का रेफरेंस पॉइंट क्या है? मव मुलुहु केव, मव मुलु केव। तो इन मव मुलु केव्स को इस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। एंड अदर देन दिस केव्स देर आर अदर केव्स ऑल्सो, अरवा केव, मव स्वामी केव, कैरमपुरु केव्स। ये सारी केव्स मेघालय के शिलोंग प्लेट्यू पे हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। तो आप ये केव्स के नाम याद रखेंगे कि कौन कौन सी केव को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया।
नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इन केव्स का? दीज केव्स रिफ्लेक्ट क्लाइमेट एंड जियोलॉजिकल ट्रांजिशंस ऑफ द होलोसीन इपोक। होलोसीन इपोक के टाइम पे क्या क्लाइमेट और जियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं वो इस ये केव्स रिफ्लेक्ट करती हैं। अब होलोसीन इपोक है क्या? देखिए, जब आइस एज एंड हुई थी ना, उसके बाद से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था। तो वो जब से लेके और आज तक जो एज चल रही है ना, दैट इज होलोसीन इपोक। ये 13,000 साल पहले शुरू हो गई थी। 13,000 ईयर्स अगो, 13,000 ईयर्स अगो ये होलोसीन इपोक है और आज भी यही चल रही है। हम होलोसीन इपोक में ही रह रहे हैं। ओके, तो मेघालय एज किसका पार्ट है? होलोसीन इपोक का। ये ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आपको ये केव्स का नाम याद होना चाहिए। इन साइट्स पे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चल रही हैं एंड दीज केव्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर स्टेलासिटाइट्स एंड स्टेलेजिमाइट्स फॉर्मेशन। अब अगर आपने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर दीज स्टेलासिटाइट्स एंड स्टेलेजिमाइट्स। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, स्टेलासिटाइट्स और स्टेलेजिमाइट्स ना रॉक फॉर्मेशंस हैं। दीज आर रॉक फॉर्मेशंस। ये मिनरल फॉर्मेशंस आप बोल सकते हो इनको, जो केव्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ओके, मान लीजिए ये एक केव है, ये एक गुफा है। ओके, ये ऐसे गुफा है, चलो इसकी छत होगी ये। तो ये गुफा की जो रूफ है ना, इसके ऊपर ऐसे ये रॉक फॉर्मेशन पत्थर बने होंगे, ऐसे पैने पैने नुकीले ऐसे करके। इनको बोला जाता है स्टेलासिटाइट्स। ये रूफ पे होते हैं एंड जो गुफा की फ्लोर होती है ना, उसके ऊपर जो रॉक फॉर्मेशंस होते हैं इस तरीके के, उनको बोला जाता है स्टेलेजिमाइट्स। स्टेलेजिमाइट्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेलासिटाइट्स ग्राउंड पे होते हैं या फ्लोर पे होते हैं, कहाँ होते हैं। याद रखिएगा, स्टेलासिटाइट्स तो होंगे कहाँ पे? केव के उसके ऊपर, केव की जो रूफ होगी वहां पे, और जिमाइट्स होंगे उसकी फ्लोर पे। याद करने का तरीका है, जिमाइट की स्पेलिंग में जी आता है तो ये ग्राउंड पे होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे, और वो होंगे रूफ पे सिटाइट्स। इस ट्रिक से आप इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज इंडिया टू होल्ड मेगा ड्रोन कोल्ड स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। छोटी सी न्यूज़ थी, आप फैक्ट याद रखेंगे। इंडिया एक एक्सरसाइज कर रहा है, ये कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज। ये क्या है? कोल्ड स्टार्ट एक जॉइंट एक्सरसाइज है नेवी, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस एक्सरसाइज विल असेस द इफेक्टिवनेस एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ द करंट एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। इंडिया की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है ना हमारी, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 सिस्टम हो गया, और मिसाइल होगी हमारी, तो इंडिया का जो भी एयर डिफेंस है उन सभी की ये टेस्टिंग कर रही है कि हमारी मजबूतियां क्या हैं, एज वेल एज हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, हमारी कमियां क्या हैं, क्या सुधार करना चाहिए। तो कोल्ड स्टार्ट अगर ऑप्शन में आ जाए कि कोल्ड स्टार्ट जॉइंट एक्सरसाइज है और इसके अंदर चेक किया जाएगा आर्मी की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, तो वो गलत होगा। इसके अंदर आर्मी की नहीं, इसके अंदर एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये याद रखेंगे, केवल आर्मी की नहीं, इसमें तीनों हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। सो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट कमेटी नोड फॉर 2200 मेगावाट ओजू हाइडल प्रोजेक्ट नियर चाइना बॉर्डर। सी, अब ये जो ओजू हाइडल प्रोजेक्ट है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये आसाम के अंदर जो सुबनसिरी रिवर है ना, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। आसाम के अंदर सुबनसिरी रिवर के ऊपर। नाउ सुबनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, एज वेल एज हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी देख लेंगे। आपकी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने परमिशन दे दी है कि ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाए सुबनसिरी रिवर के ऊपर। सुबनसिरी रिवर अरुणाचल प्रदेश के तकसिंग रीजन में है। सो मैंने आपको गलती से बोल दिया कि ये आसाम में है, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश तकसिंग रीजन। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है ना ओजू सुबनसिरी रिवर पे, ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सुबनसिरी बेसिन के अंदर। अभी तक काफ़ी और भी हैं बट ये सबसे बड़ा होने जा रहा है। तो मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी आपको दे दे ओजू, सामने लिख दे कि दिबांग, ये तो दिबांग ट्रिब्यूटरी पे है, तो वो गलत होगा। दिबांग पे नहीं, इट इज़ ऑन सुबनसिरी। सुबनसिरी। ओके, तो ऐसे अपने दिमाग को एक्टिव रखिए आप।
अब इस न्यूज़ में और भी बातें थी, नियारे, नाबा, नालो, देंगसर, ये अदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो सुबनसिरी बेसिन के लिए प्लान किए जा रहे हैं। ओके, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। नाउ अब सुबनसिरी मैंने आपको बताया दैट इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो हम रिवाइज कर लेते हैं इसी के साथ कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। सी, दिस इज योर ब्रह्मपुत्रा रिवर, जैंगपो बोला जाता है, एंड द मूमेंट इट एंटर्स इंडिया, इसको ब्रह्मपुत्रा नाम दे दिया जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर की आप ट्रिब्यूटरी देखेंगे ना, दिस इज मनास रिवर, दिस इज सुबनसिरी रिवर जहाँ पे ओजू हाइडल प्रोजेक्ट आ रहा है, दिस इज दिबांग, दिस इज लोहित, दिस इज दिहांग एंड दिस इज धनसिरी। तो आप याद रखेंगे मनास, सुबनसिरी, दिहांग, लोहित, दिबांग एंड धनसिरी। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, MSDDL, कैसे भी करके आप जो भी एक्रोनियम बनाना चाहें वो बन जाएगी आपकी इसके लिए। तो ये ट्रिब्यूटरीज आप रट लीजिए, ये तो ज्योग्राफी में आए साल क्वेश्चन आ ही जाता है रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज को लेके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके GS3 के अंदर ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है ना, उसके लिए तो आप तैयार हो जाइए। मेंस में तो 10 मार्कर या 15 मार्कर आपसे आने वाला है, नेक्स्ट ईयर मेंस में आएगा ये पक्का 100%। तो इसको भी देख लेते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स 70,000 करोड़ प्लान टू बूस्ट शिप बिल्डिंग। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिप बिल्डिंग को इंफ्रा स्टेटस दे दिया गया है, हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, एंड नेक्स्ट डे न्यूज़ आ रही है दैट गवर्नमेंट ने पैसे भी अलॉट कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं इंडिया के जो शिप बिल्डिंग है इसको लेके क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और इसकी क्या क्या डेटा है इसका। देखिए, अभी ना शिप बिल्डिंग इंडिया के अंदर, इंडिया के पास केवल 1.7% ऑफ द ग्लोबल फ्लीट है। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी शिप्स है ना, उनमें केवल इंडिया के पास 1.7% ही इंडिया ओन करता है उनको। एंड एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, इंडिया अपना जो सामान है ना, कार्गो जो एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज में, वो ना इंडिया किराए पे शिप्स लेता है फिर करता है। ओके, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर्स में हम बहुत ज़्यादा किराया देते हैं, तकरीबन $106 बिलियन हम ना एक साल में इतना किराया दे देते हैं नावों का। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बना दिया है, वो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करने के लिए ना ये इतना 70,000 करोड़ का ये प्लान लेके आई है। एक ये फैक्ट याद रखेंगे कि इंडिया केवल 1.7% ऑफ ग्लोबल फ्लीट ओन करता है शिप्स की, और जो हमारी करंट शिप बिल्डिंग है ना, ये लेस देन 1% है, 0.06% ही है। हम दुनिया में जितनी भी नाव बन रही है ना कार्गो कैरी करने के लिए, 0.06% बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये तो। अब ये जो फैक्ट है ना, ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान अकाउंट फॉर 94% ऑफ ग्लोबल कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग। दुनिया की जितनी भी नाव बन रही है ना बड़ी बड़ी कार्गो कैरी करने के लिए, चाइना, जापान और साउथ कोरिया बना रहे हैं। देख रहे हो आप, इनका दबदबा है मैरीन सेक्टर के अंदर। तो इंडिया इन्हीं से शिप्स लेता है कि भैया किराए पे दे दो, भाड़े पे दे दो, हमारा सामान छोड़ आओ, एंड दे चार्ज हेफ्टी सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम इंडिया। ओके, तो इसी चीज को अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम हो, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचे, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दिस पॉलिसी। कैबिनेट ने 70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। इससे इंडिया का शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम इकोसिस्टम मजबूत होगा। इससे चाइना, साउथ कोरिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है ना कार्गो एक्सपोर्ट करने के लिए, वो रिड्यूस होगी। ओके, नाउ इस पैकेज के जो मेजर कंपोनेंट्स है ना, वो जानना ज़्यादा जरूरी है। क्या है? 70,000 करोड़ के अंदर एक आया है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। यानी जब आप शिप बिल्ड करेंगे तो एज द नेम इंडिकेट्स आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो है ना उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो जो स्कीम चल रही थी ना, पहले नाव बनाते थे बड़ी बड़ी, तो स्कीम दी जाती थी, उसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी। उस स्कीम को 2036 यानी अभी 2025 से 11 ईयर्स और एक्सटेंड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से और सहायता मिलेगी इस स्कीम के तहत, इसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 24,736 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। शिप बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिवनेस, इंफ्रा एक्सपेंशन होगा। इन्हीं पैसों से एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन चलाया जाएगा जो इन सारी एक्टिविटीज को देखेगा। एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी आया है
25,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ में से 25,000 करोड़ आर डिवोटेड फॉर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेगा इस सेक्टर की। एक फिर मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड भी आया है 20,000 करोड़ का, जिसमें से 49% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है। ये भी क्या करेगा, रिस्क कवर करेगा, शिप बिल्डर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। देन शिप बिल्डिंग क्रेडिट नोट भी आ रहे हैं, एलोकेशन 4,001 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये डोमेस्टिक शिप बिल्डर्स है ना, उनको पैसा दोगे आप, रिड्यूसिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग बैंकेबिलिटी। शिप बिल्डिंग क्रेडिट नोट का मतलब है शिप बिल्डर्स को ये नोट दे दिए जाएंगे, उससे वो कहीं भी जमा कराएंगे, उनको बैंक्स में जो भी इनके ऊपर होगा उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना, कम ब्याज पे पैसा मिल जाएगा। वही बातें हैं। तो अलग अलग मेन बात यह है, इंडिया की शिप बिल्डिंग एक्टिविटी को बूस्ट मिल रहा है। बस आपका जो मैरीटाइम सेक्टर है ना, वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है, इसके शिप बिल्डिंग क्रेडिट नोट आ गया है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड आया है 5,000 करोड़ का, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेट एंड इंप्रूव एक्सेस टू बैंक फाइनेंसिंग। अभी जो शिप बिल्डर्स जो पैसा उठाते थे तो ब्याज ज़्यादा लगता था, तो इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड से क्या है, उनका ब्याज कम लगेगा, है ना, एक्सेस मिलेगा बैंक्स के फाइनेंसिस में उनको। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज, बस विद दिस न्यूज़ कम्स टू एन एंड हियर। इसमें देखिए हमने कितना इंपॉर्टेंट जाना, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिप बिल्डिंग क्रेडिट नोट, मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड, इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड, एज वेल एज हमने जाना दैट चाइना, साउथ कोरिया और जापान जो है दे कंट्रोल 94% ऑफ ग्लोबल कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग। देखिए जापान छोटा सा कंट्री है, साउथ कोरिया छोटा सा कंट्री है, कैसे दबदबा है इनका दुनिया में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए यूपीएससी ने ना स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है, सो आई थॉट कि मैं कवर कर दूं। ये जो बैलोन डी अवार्ड है ना, बैलोन डी अवार्ड्स, ये फुटबॉल में अवार्ड दिए जाते हैं। तो देख लेते हैं कि ये किसको दिया गया है। सारी न्यूज़ काम की नहीं है, बस ये जो पोर्शन है न्यूज़ का, इसमें सारे फैक्ट्स हैं। मैन और वुमेन का जो बैलोन डी अवार्ड है ना, ये ओस्मान डेम्बेले एंड एटना बोनमेटी, इनको दिया गया है। तो आप ये दोनों नाम याद रख लेंगे। देन कोपा ट्रॉफी, इट इज अवॉर्डेड टू प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल हु आर अंडर एज 21, लेमिनी यमान एंड विक्की लोपेज, उनको दिया गया है। आपसे सीधा स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा, कोपा ट्रॉफी इज अवॉर्डेड फॉर विच स्पोर्ट्स, तो फुटबॉल, ठीक है। फिर यासिन ट्रॉफी किसको दी जाती है, गोलकीपर को दी जाती है, गियान लुगी डेनेरुमा एंड हैना हेम्पटन, इनको दिया गया है। तो आप ये सारी ट्रॉफीज ये सब याद रख लीजिए आप। जोहन क्रफी कोचिंग अवार्ड लुई एनरिक एंड सेरिना विगमैन को दिया जाता है। अब अगर स्टेटमेंट आ जाए दैट जॉन क्रफी कोचिंग अवार्ड इज गिवन फॉर वोट, लाइक जॉन क्रफी अवार्ड, तो आप बताएंगे ये कोचिंग अवार्ड है। वो स्टेटमेंट में लिख देगा दैट इट्स अवार्ड गिवन टू प्लेयर्स, नो, ये कोच को अवार्ड दिया जाता है। जैसे इंडिया में दिया जाता है ना गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को, ऐसे फुटबॉल के अंदर फीफा कौन सा अवार्ड देती है, जॉन क्रफी कोचिंग अवार्ड दिया जाता है, जॉन क्रफी। नाउ गार्ड म्यूलर टॉप स्कोरर ओनर, विक्टोर ग्योकर्स और ईवा पेजोर, इनको ये अवार्ड दिया जाता है, गैर्ड म्यूलर अवार्ड। तो ये भी याद रखना है। क्लब ऑफ द पेरिस, क्लब ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया है पीएसजी और आर्सेनल। ये तो जो फुटबॉल के फैन है उनको पता होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मेन इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, कोपा, यासिन, जॉन क्रफी, ये तीन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एंड एक सोक्रेट्स अवार्ड भी दिया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। दिस इज सोक्रेट्स अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू जाना फाउंडेशन। फीफा ना एक सोक्रेट्स अवार्ड देती है उन पर्सन्स को जिन्होंने बियॉन्ड फुटबॉल कुछ कंट्रीब्यूट किया है, यानी है तो वो स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन उन्होंने इंसानियत के लिए ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स ऐसे किए हैं जिनका ग्लोबल लेवल पे बड़ा ही लार्ज स्केल और वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे लोगों को या ऐसी फाउंडेशंस को दिया जाता है, ये जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। जाना फाउंडेशन को दिया गया है सोक्रेट्स अवार्ड ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, तो आप याद रखेंगे। देखिए बैलोन डी अवार्ड्स तो हर साल दे दिया जाता है, ये न्यूज़ में रहता है, बट आपको ये ज़रूर याद रखने हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कोपा, यासिन, जॉन क्रफी एंड सोक्रेट्स अवार्ड। ओके, सो विद दिस न्यूज़ द वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। स्टूडेंट्स, बड़े ही अच्छे फैक्ट्स आज हमने जाने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो
अब आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे.